दोस्तों नमस्कार, स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 6 दिसंबर 2025 से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सभी 25 जो प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें भारत का इतिहास, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भूगोल, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न इसमें भारतीय इतिहास से दिया गया है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो ये रंगोई नदी पर स्थित है। बनावली हरियाणा राज्य के हिसार जनपद में स्थित एक हड़प्पीय पुरास्थल है, जहाँ से पकी हुई मिट्टी का बना हल और अनेक घरों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुई। बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल जिसकी खुदाई की गई वे हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। भारत विभाजन के बाद अधिकांश जो सिंधु सभ्यता के अनेक स्थल हैं वो पाकिस्तान देश में चले गए हैं, लेकिन भारत में गुजरात राज्य में सर्वाधिक हड़प्पे स्थल देखने को मिलते हैं। इनमें आपका धोलावीरा और जो प्राचीन गोदीवाड़ा के क्षेत्र मिले हैं लोथल से मिले हैं। इसके साथ ही अनेक स्थल हैं जो भारत में हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण जो है देते हैं। तो इसमें रंगोई नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी हड़प्पा सभ्यता से ही है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? तो इसमें देसलपुर सही हो जाएगा। देसलपुर ये गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित एक हड़प्पा स्थल है, जिसकी खोज केवी सौंदरराजन के द्वारा की गई थी। इसमें देखते हैं हुलास, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में है। और मांडी ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित है। आलमगीरपुर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल ये आलमगीरपुर मेरठ में जो है अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक हड़प्पाकालीन स्थल का संबंध गुजरात से है? तो शिकारपुर इसमें हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संगीत वादन तबला परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें शिकारपुर सही हो जाएगा। शिकारपुर जो हड़प्पाकालीन स्थल है गुजरात राज्य में हो जाएगा। अन्य सभी जो स्थल आप इन्हें जानते हैं। तो हड़प्पाकालीन स्थल शिकारपुर का संबंध गुजरात राज्य से है। हालांकि जो बनावली है ये हरियाणा राज्य से, कालीबंगा राजस्थान से और आलमगीरपुर का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है, ये वैदिक काल से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प दिया है ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। दूसरा है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। दोनों व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र तथा 10 मंडल। ऋग्वेद को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, इसलिए इसे अष्टक भी कहा गया है। और प्रत्येक अष्टक में देखें तो 8 अध्याय हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? तो 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद का तीसरा जो मंडल है इसमें ऋषि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई है। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो ये कठोपनिषद में मिल जाएगा। यम और नचिकेता का जो संवाद है ये कठोपनिषद में मिलता है। इस आख्यान में यम ने नचिकेता को ओम एवं आत्मा का महत्व समझाया था। आत्मा को पुरुष मानते हुए यम ने कहा कि आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही इसमें मृत्यु अजन्म, यह अजन्मा नित्य शाश्वत एवं पुरातन है। तो यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद से है। और कुल जो उपनिषद की संख्या है वो संख्या 18। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? तो ये शतपथ ब्राह्मण, वेदों के बाद अगर किसी ब्राह्मण पर चर्चा होती है
तो शतपथ ब्राह्मण पर यह चर्चा होती। तो ऐसे लोग जो संस्कृत भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकते तो उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था से हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा जिसका गठन जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1940 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब दूसरी बैठक हुई, इसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे आरंभ में 389 थे, विभाजन के बाद इनकी संख्या 299 रह गई थी। इसमें से ब्रिटिश प्रांत के लोग शामिल थे, देसी रियासत के लोग शामिल थे। संविधान सभा में कुल 22 समिति बनाई गई थी, कुल 22 समिति बनाई गई थी, लेकिन जिसमें 8 समिति थी वह प्रमुख थी। तो प्रमुख समिति की संख्या कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी, जिसमें प्रमुख थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है। संविधान सभा में संघ संविधान शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में आरंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो 1934 में पहली बार एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा 1934 में पहली बार संविधान निर्मात्री सभा के गठन का विचार रखा गया था। हालांकि 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। उसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी भारतीय संविधान की बात जो है की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो संविधान सभा में जो परामर्शदाता, जो संवैधानिक सलाहकार जिन्हें कहा जाता है, बेनेगन नरसिंह राव यानी बी.एन. राव हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। इसमें जो विकल्प दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके इस प्रारूप समिति के सदस्यों कुल संख्या 7 थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन दिया है, पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबिंबित होते हैं। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए जो कूट है उससे संबंधित सही है या गलत है, इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो पहला कथन सही हो जाएगा। पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यह प्रस्ताव भारतीय संविधान की आमुख यानी प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। आरंभ में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी वह थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, आप सभी जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, इसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसलिए 1 जनवरी 1977 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कर दी गई। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कुछ और भी पहलू जानते हैं। केशवानंद भारतीवाद 1973 में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान का अभिन्न अंग माना गया है, जबकि 1960 में बेरूबारीवाद में उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव का चैप्टर है। इसमें पहला दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबन, ये जर्मनी से प्रभावित हैं। वित्त आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, और संसदीय व्यवस्था भारत में ब्रिटेन से ली गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब सामान्य भूगोल से प्रश्न देखते हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। विश्व का भूगोल से पहला प्रश्न दिया है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश की गति देखते हैं,
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो ये लगभग 8 मिनट इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। आसान प्रश्न है। अगला देखते हैं, सौर ऊर्जा का कारण क्या। तो सौर ऊर्जा का कारण नाभिकीय जो संलयन अभिक्रिया है वो हो जाएगा। सौर ऊर्जा का कारण संलयन प्रतिक्रिया है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणु के नाभिक का निर्माण करती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यह जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाएगी और सौर ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न दिया है, ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किए गए। तो केपलर के द्वारा ग्रहों के गति के नियम दिए गए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं ज्योग्राफी से, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का यानी मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यह सुबह जो है पूर्व दिशा में और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसकी विशेषता पृथ्वी से संबंधित है। तो कहा गया है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए इसमें सही माना गया है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 380 यानी लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन वर्ष मानी गई। तो इसमें निकटतम उत्तर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं। तो गर्मी के मौसम में ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं, चूँकि यह दक्षिण। इसमें देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वासी गर्मी के मौसम में क्रिसमस मनाते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से कुछ प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है। तो इसमें इकोसिस्टम एक जीवोम नहीं है, अन्य रेगिस्तान है, घात का स्थल है, टुंड्रा, ये सभी जीवों में शामिल है। अगला प्रश्न है, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। तो समपारिस्थितिकी जो है इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम तंत्र की जो अवधारणा है प्रथम बार दी गई तो एजी टांसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द पहली बार दिया गया था। और ये जो अवधारणा 1935 में इनके द्वारा दी गई थी। इकोसिस्टम क्या है कि ऐसा सिस्टम है जो वातावरण के जैवीय और अजैवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। जैसे आपका तालाब है तो ये जलीय इकोसिस्टम है। यह आपका खेत है, वन है, तो वन जो है आपका फॉरेस्ट यानी वन पारितंत्र हो जाएगा। मैदान है या खेत है तो खेत पारितंत्र यानी लैंड इकोसिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में पाए जाने वाला जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो भारत बर्मा इंडो बर्मा जो क्षेत्र है यह भारत में बायोडाइवर्सिटी जोन है। सामान्यतः भारत की सीमा के अंदर जो है 2 बायोडाइवर्सिटी जोन है। इसमें आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हो जाएगा। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि विश्व के उस दौरान विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जिसमें से 4 भारत में यानी लगभग पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा जो भारत म्यांमार सीमा और सुंडालैंड। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। जैव विविधता जो हॉटस्पॉट होते हैं वह होते क्या है, देखते हैं हॉटस्पॉट क्या है। इस शब्द को पहली बार वाल्टर जी रोसेन के द्वारा दिया गया था, जब किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न जातों के मध्य विविधता पाई जाए। और जैव विविधता की जो बायोडाइवर्सिटी जोन है इसमें सर्वाधिक जो जैव विविधता है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्रों में अधिक होती है। यानी जो भूमध्य रेखा वहाँ पर आपको भूमध्य रेखा पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है। अगला प्रश्न बायोडाइवर्सिटी से ही है। निम्नलिखित में से कौन सी ex-situ पौध संरक्षण की तकनीक है। राष्ट्रीय पार्क है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वन्यजीव अभयारण्य या क्रायो प्रिजर्वेशन।
यानी इसमें जो पौध संरक्षण की जो तकनीक है यह आपका क्रायो परिवर्जन हो जाएगा। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए दो विधि है, एक इन सीटू होता है और एक एक्स सीटू होता है। तो इन सीटू क्या है? जब जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाए, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस तरह के जो क्षेत्र हैं, जब प्रजातियों को, वन्य जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाए, तो ऐसी विधि को हम इन सीटू, और जब दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए उनके प्राकृतिक वातावरण से बाहर ले जाकर के संरक्षित किया जाए, तो ऐसी विधि को हम एक्स सीटू विधि कहते हैं। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, एक्वेरियम हो गया, या जूज हो गए जो चिड़ियाघर इत्यादि होते हैं, ये सभी जो संरक्षण की विधियाँ है ये एक्स सीटू विधि के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी बाह्य स्थाने। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? तो मुद्रा संकुचन का जो दूसरा नाम है वह अपस्फीति हो जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में लगातार कमी होती है तथा मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ने लगती है। फलस्वरूप मुद्रा का जो मूल्य है वह बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो गोईपोरिया समिति के द्वारा बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इसका वर्ष भी ध्यान रखेंगे 1990। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के बाहर से लाई गई वस्तुओं पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो इसे सीमा शुल्क कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा, SEBI के द्वारा म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है। व्याख्या देखते हैं, भारत में म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियम 1996 के तहत विनियमित किया जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। यानी ऑप्शन 20 में राइट होगा। तो दोस्तों ये लगभग 25 प्रश्न हैं सामान्य अध्ययन के, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पारिस्थितिकी और सामान्य भूगोल के प्रमुख प्रश्न हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती जो पूर्व में आयोजित की गई उनमें पूछे गए। उम्मीद है दोस्तों ये सभी प्रश्न 6 दिसंबर 2025 से LT ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है उसमें पूछे जाएं और आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। अभी हम इसके लिए करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें आपका सूचकांक हो गया, सूचकांक, नियुक्तियाँ हो गई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत एवं राज्य सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख प्रश्न, उन सभी पर भी चर्चा करेंगे। इन सभी का जो लाभ लेने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी स्पार्क बाय रवि को जो है सब्सक्राइब करें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।